हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन का थर्ड पार्ट करेंगे। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हमें एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है हमें? इट डिटरमाइन द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। साइज के बारे में और मतलब एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है। जैसे कि गिव द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ सबसेल, और ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ सबसेल यहाँ पे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें डिटरमाइन करने हो तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। 2n² जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है यहाँ पे, और 2n² हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब जैसे n है हमारे पास, तो n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास कौन सी सेल होती है? k सेल होती है। n की वैल्यू 2 हो तो वहाँ पे क्या होती है? l सेल होती है। इस टाइप से क्या होता है, जैसे कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो पहली जो सेल है इसको k सेल बोला जाता है, दूसरी सेल को क्या बोला जाता है? l सेल, m सेल, n सेल। इस टाइप से नंबर ऑफ सेल होती हैं और इनकी जो जानकारी है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम क्या करते हैं? l से डिनोट करते हैं। और इसके कुछ दूसरे नाम और भी हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इन नामों से भी इसको जाना जाता है और l से इसको डिनोट करते हैं। तो यह क्या डिटरमाइन करता है? ये देखो, इट डिटरमाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप है 3D शेप, उसको डिटरमाइन किया जाता है किसकी हेल्प से? एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से, ठीक है। वैल्यू ऑफ l जो होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। तो वैल्यू ऑफ l जो है वो क्या होती है? 0 से n-1 के बीच में लाई करती है। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है, n=2 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है, तो l की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी? 0 से n-1, तो n-1 करेंगे, 2-1 करेंगे तो 1। तो l के लिए 2 वैल्यूज होंगी, 0 और 1, ठीक है। अब आपको पता है कि l की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो s ऑर्बिटल के लिए होती है, l की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो p ऑर्बिटल के लिए होती है, 2 होती है तो वो d ऑर्बिटल के लिए होती है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट डिटरमाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। वैल्यू ऑफ l जो होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। और जैसे कि n=0 s, ठीक है, एस ऑर्बिटल होता है, तो एस की अगर देखेंगे तो स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की, ठीक है। पी ऑर्बिटल की अगर हम देखते हैं तो इस टाइप से डम्बल शेप होती है, ठीक है। डी ऑर्बिटल की देखते हैं तो इस टाइप से डबल डम्बल शेप होती है, ठीक है। तो ये जो है 3D शेप्स को डिटरमाइन किया जाता है किसकी हेल्प से? एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से। थर्ड जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में जानकारी देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो स्पेटियल ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है कि स्पेस के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, ठीक है। और ml की वैल्यू जो है वो -l से लेके +l तक लाई करती है। जैसे कि मान लो l हमारे पास 2 है तो ml की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी? -2 से लेके +2 तक की वैल्यूज को बताएगी, ठीक है। तो -2, -1, 0, +1, +2 ये क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएंगी। ये क्या करता है? गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। जैसे कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो मतलब एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर है, क्योंकि -l to +l हम करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल। p
P के लिए अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे तो P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम उसके लिए ml की वैल्यू देखते हैं तो देखो -1, 0 और +1 तीन वैल्यूज आ गई, तो 3 वैल्यू P के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे P के लिए? तो P के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। -L से लेके +L तक की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। S के लिए 1 होता है, ठीक है, S के लिए 1 होता है, P ऑर्बिटल के लिए 3 होता है, D ऑर्बिटल के लिए 5 होता है और F ऑर्बिटल के लिए 7 होता है। तो इस टाइप से अलग अलग वैल्यू होती है। उसके बाद है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन, स्पिन की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ होगा, ठीक है, और या फिर क्या होगा? -½ होगा। ठीक है, अगर +½ है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन जो है वो क्या है? अपवर्ड साइड में है। इस टाइप से उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन है। और अगर -½ है तो उसकी स्पिन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड में है। ठीक है, तो इस टाइप से स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें? उसकी स्पिन की। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल अगर हम देखें, 3 स्पेसिफिक मेटल ऐसी हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन तीनों मेटल्स में से क्या होता है, देखो जब हमारे पास मेटल की कोई भी शीट है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं। जब फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उसके सरफेस के ऊपर से इजेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है? hν जो है एनर्जी की एक फॉर्म है। हमें पता है फोटोन को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे उसकी इंटेंसिटी के। किस इंटेंसिटी की लाइट हम इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड के बराबर हो जाएगी। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की हम लाइट फॉल करवाएंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें से इजेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो हमने जो फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया है उसकी एनर्जी हमारे पास है hν। ठीक है, hν0 क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। मतलब ν0 जो है ये क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे देखो टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? hν0, मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस 1/2 mv²। और जो बची हुई एनर्जी होगी वो किसके काम आएगी? उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से मूवमेंट करवाने में। ठीक है, तो hν0 थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी मेटल के सरफेस से। और 1/2 mv² जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होगी? उसको मूव करने में हेल्प करेगी। तो इस टाइप से जो टोटल एनर्जी हो जाएगी फोटोन की वो किसकी सम के बराबर होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस 1/2 mv² क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो इसमें ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द लाइट। लाइट जो होती है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करती है। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा कि जैसे कि एक फोटोन जो है वो हम मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये जो नेचर है यहाँ पे वेव का, ये जो है पार्टिकल नेचर हमें दिखा रहा है कि जो एनर्जी है वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है। यहाँ पे क्या है? लाइट का जो हम क्या करेंगे? ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर के अंदर क्या है कि जो पार्टिकल, जो लाइट होती है उसका क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे फिनोमिना लाइट वाले चैप्टर में पढ़े थे। इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो इन सभी फिनोमिनाज के अंदर जो लाइट होती है उसका वेव नेचर होता है। तो लाइट अगर वेव की फॉर्म में है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी? E = hc/λ। h यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 वैल्यू होती है। c क्या है? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो लाइट होती है उसका क्या होता है? वेव नेचर होता है। ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने किया है ये क्या दिखाता है कि जो वेव है, जो लाइट जो है उसका क्या है?
उसका यहाँ पे पार्टिकल नेचर है। तो ड्वेल बिहेवियर ऑफ द लाइट ये कहता है कि जो लाइट है उसके ड्वेल बिहेवियर हैं, पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। उसके बाद देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको हम उसकी पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लें तो उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, और अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लें तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर लाइट फॉल करवानी पड़ेगी। जब लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है और वो वहाँ से पास आउट हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, डेल्टा एक्स क्या दिखाता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, और डेल्टा पी एक्स है ये क्या दिखाता है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। तो इसकी वैल्यू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि मोमेंटम और पोजीशन की वैल्यू की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, एच अपॉन 4 पाई से ग्रेटर देन होगी। यहाँ पे देखो ये मोमेंटम है, ये मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ये हमारा रिलेशन ऐसे बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी दोनों की प्रोडक्ट है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। इससे रिलेटेड ड्वेल नेचर और हाइजेनबर्ग दोनों के ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो बहुत सारी रेज के फॉर्म में होती हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। तो इस टाइप से जो गामा रे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि गामा रे, एक्स रे, ठीक है। तो गामा रे जो होती हैं वो एक्स रे से 1000 टाइम ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर की होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा रे की होती है, उसके बाद एक्स रे की होती है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर साइड में मैंने लिख रखा है कि फ्रीक्वेंसी, गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻24 होती है, ठीक है। एक्स रे की कितनी होती है, 10⁻18, यूवी की 10⁻16, विजिबल की होती है 10⁻15, आईआर की 10⁻14, माइक्रोवेव की 10⁻10, एफएम रेडियो वेव की 10⁻8, लॉन्ग रेडियो वेव की 10⁻6। और जो इनकी वेवलेंथ है ये क्या होती है, जैसे कि ये ऑर्डर बना रखा है, तो डाउन द ग्रुप क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती हैं, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे वेवलेंथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो डाउन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और जो लैम्डा की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्टार्टिंग में गामा रे की जो वेवलेंथ है वो 10⁻16 से -12 तक है, ठीक है। जैसे कि विजिबल रे को हम यूज़ करते हैं, ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज में होती हैं, ठीक है। अगर इसको मीटर के फॉर्म में देखें तो 10⁻6 मीटर की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये सब की क्या है, फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ को साइड में लिख रखा है। अब हम देखेंगे कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो डायाफर क्या होते हैं और आइसोस्टेयर क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप क्या होगा, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के लिए देख रखा है, हाइड्रोजन के अंदर देखो क्या होता है आइसोटोप। हाइड्रोजन के अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप्स, आइसोटॉप्स मतलब जिसके टॉप वाले डिफरेंट हो, जिसका एटॉमिक जो मास है वो अगर डिफरेंट हो तो उनको हम आइसोटॉप बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अगर आइसोटॉप देखे जाएं तो 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3, ठीक है। तो ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्रिटियम। हाइड्रोजन ही ऐसा एटम है जिसके आइसोटोप के अलग अलग नाम हैं, बाकी जो दूसरे जो एटम्स हैं उनके आइसोटोप के अलग अलग नाम नहीं हैं, उनको उनसे ही देखा जाता है। जैसे कि क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो क्लोरीन के अंदर भी क्या होता है,
17 उसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर जैसे उसका डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप वाले इसके डिफरेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर तो तीनों के सेम है लेकिन मास नंबर क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये क्या है, आइसोटोप का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देखो क्या हो, आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, आइसोबार। सेकेंड क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, देखो जिसके अंदर टॉप वाले नंबर्स क्या हो, सेम हो, मतलब एटॉमिक मास जिनका सेम हो और एटॉमिक नंबर जिसका क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि हम ले लेते हैं पोटाशियम और कैल्शियम। पोटाशियम और कैल्शियम के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है और दोनों का मास नंबर जो है वो 40 भी होता है। तो यहाँ पे देखो कि क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो जिसके टॉप वाला जो है सेम हो और बॉटम वाला जो डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। और एग्जैक्ट डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार। उसके बाद आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एटम है, किसी भी एटम के अंदर अगर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने हो तो क्या होगा, देखो कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होता है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है अगर वो एटम कोई आयन की फॉर्म में नहीं है तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर, और हमें पता है जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब प्रोटॉन हो गए और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका मास नंबर होता है, मास नंबर में से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। तो प्रोटियम के अंदर देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम देखते हैं तो मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। सेकंड केस में देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, लेकिन मास नंबर 2 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 1, 1 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही हम ड्यूटेरियम के अंदर देखते हैं कि मास नंबर कितना है, 3 है और एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो 3 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, तो मतलब ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए क्या है, 3 माइनस 1, तो 2 नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन हो जाएंगे। वैसे ट्रिटियम जो होता है वो इसका आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हमने कर लिया आइसोटोप और आइसोबार, फिर आइसोटोन क्या होगा, आइसोटोन वो होगा जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिस एटम में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। और उसके बाद आइसोस्टीर होता है एक, ठीक है, आइसोस्टीर होता है। ठीक है, आइसोस्टीर्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सेम हो। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम अगर सेम है तो वहाँ पे क्या होगा, उसको हम आइसोस्टीर बोलेंगे। जैसे कि NO2 है और CO2 है, तो यहाँ पे इसके अंदर भी 3 एटम है और इसके अंदर भी 3 एटम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोस्टीर हो जाएंगे। और आइसो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।